अभी के समय में हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस एंजाइटी का सिचुएशन है ही है। उसमें अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, डे टू डे लाइफ में वो सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल आप कर रहे हैं, बच्चा स्ट्रगल कर रहा, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, एक्टिविटीज़ को समझ नहीं पा रहा, डेली रूटीन को नहीं समझ पा रहा, ये सारे चैलेंजेज फेस करते हुए उसकी थेरेपी है, उसके लिए घर पे जो भी काम करना है एक्टिविटी है, इसके अलावा उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ेंगे, इसके अलावा स्कूलिंग का, थेरेपी का, ये सब का खर्च, इसके अलावा इम्यूनिटी वीक होती है इनकी, तो उसके लिए अब क्या है कि बार बार तबीयत ख़राब होना, सीज़न चेंज होने में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं जिनसे रोज़ आप सफ़र कर रहे हैं। और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के सिचुएशन में होना कॉमन है और इन चीज़ों से नकारा नहीं जा सकता। ये हम रिलेट कर पाते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स जो मिलते हैं वो क्या है कि दिन रात इसी फेर में हैं, इसी बात के लिए परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारी लाइफ कैसी हो गई। ये सारी प्रॉब्लम्स सब लोग रिलेट कर रहे हैं इन बातों से। लेकिन हम ये बताने नहीं आए हैं, इन चीज़ों से निकल कैसे सकते हैं ये बताने आए हैं। और कहाँ कहाँ कुछ जाने अनजाने गलतियाँ हमारे से हो जाती हैं एज ए पेरेंट, वो चीज़ें वो अगर हम सुधार लें तो काफ़ी हद तक चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। जो भी सिचुएशन है इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं बिना स्ट्रेस एंजाइटी लिए। तो इस बात को ध्यान से समझिए और इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हर केस अलग अलग तरीके से डील किया जा सकता है। टारगेट हमारा वही है कि मेन स्ट्रीम में जुड़ना है, लेकिन अप्रोच अलग अलग हो जाएगा। 100 केस है तो 100 तरह का, क्योंकि सबके घर का माहौल अलग, पेरेंट्स का क्या होता है कि उनकी समझदारी का लेवल अलग, क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है, किस तरह का वो काम कर रहे हैं, घर में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, इन सारी बातों पे बच्चे की रिकवरी डिपेंड करती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये कोई वायरल फीवर नहीं है, डेंगू नहीं है, चिकनगुनिया नहीं है, किसी भी तरह का ना ये फैटल डिजीज़ है, ना ये किसी तरह का ऐसा डिजीज़ है जिसके लिए हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, ना ये इन्फेक्शन फैला रहा, ना इस तरह की कोई प्रॉब्लम कर रहा। तो परेशान नहीं होना, सीवियरिटी इसमें ऐसी कुछ नहीं आएगी। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसा हमने कहा, तो मतलब क्या है कि प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें नहीं चल रही, मतलब माइलस्टोन्स प्रॉपर ये अचीव नहीं कर पा रहा अपना। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमको सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करना होता है। सिम्टम्स जो उसको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनको पहले हम रेगुलेट करें। स्टेप बाय स्टेप जब मैनेजमेंट करते जाते हैं ऑटिज्म का, तो बच्चे टाइमली मेन स्ट्रीम में जुड़ जाते हैं। वो टाइमली अपना सारा कुछ जो उनने लॉस्ट किया फिर से वो अचीव कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। बस रिहेबिलिटेशन, री एजुकेशन का जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो उनके नीड के अकॉर्डिंग हो, ना कि आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हो। इसको ऐसे समझिए कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं किसी क्लासरूम में, तो 50 बच्चों में टॉप 10 में 10 बच्चे होते हैं कि पहले से 10वें तक हर एग्ज़ाम में उनका रिजल्ट आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जैसा अपनी क्लास की हम बात करें तो मेरा फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड नंबर हमेशा रहता है, टॉप 10 में रहे। बाकी 40 उसी क्लास में है, वो बैक बेंचर कह सकते हैं आप बाकी 40 को। तो वो 40 में कई बार देखा जाता था कि होल्ड लगी रहती थी कि इन लोग को हमेशा मतलब ये मिलता कि इन लोग को बधाई देता लोग, टीचर लोग, प्रिंसिपल कि अच्छा नंबर लाया, वाहवाही होती। उन लोग को भी मन करता कि हाँ हम लोग आए इस टॉप 10 में। तो जो मेहनत करता, कई बार हमने देखा कि जो बैक बेंचर था वो हमारे साथ आके रहने लग गया, हमसे कुछ सीखने समझने लग गया, वो भी चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे आने लग गया। इतना ही है। उसी तरह से आपको जब सही प्रोसीजर समझ आ गया कि कैसे आपको उन टॉप 10 में लेके आना है, मतलब मेन स्ट्रीम की तरफ लेके जाना है, तो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अब आप क्या होता है कि इस केस को लेके परेशान जो इतने हो जाते हैं, तो परेशान दिमाग कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर रहा था उस अपने टारगेट पे, कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता। वो टारगेट की चिंता करेगा, यहाँ पहुँचना है चिंता करेगा, प्रोसीजर पे ध्यान नहीं होगा, सीधे टारगेट पे ही होगा। ये ऐसे हुआ कि हम सोए हैं और क्या है कि अभी
रोड पे निकले, कहीं डिफेंडर एक गाड़ी आजकल ये देख गई, तो आजकल पटना में बहुत सारी गाड़ियाँ डिफेंडर दिखती हैं, देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो अब जब अपनी गाड़ी लेके हम चलते हैं तो पहले तो वही प्राउड वाली बात थी कि हाँ ये हमने लिया जो भी है, लेकिन जब वो देख के लगता है कि ये हमारे पास हो, तो उसके लिए अगर सोए 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 सपना देखें तो नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए करोड़ों कमाना पड़ेगा, तो गाड़ी होगी, सीधी सी बात है। उसी तरह आपका टारगेट है कि आपका बच्चा मेन स्ट्रीम से जुड़े, लेकिन सोए सोए चिंता करके स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, दीवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग से नहीं होगा। इसके लिए काम करना होगा, और उसके लिए छोटे 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 प्रोटोकॉल्स हैं, छोटी छोटी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो करके बच्चे को मेन स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। उसमें पहला है कि चिंता नहीं करने का है, इसको डिजीज नहीं समझने का है, और ये समझना है कि थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है हमारा बच्चा, हम मेहनत करेंगे तो मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अभी बोरिंग रोड से 2-3 महीने पहले एक महिला अपने बच्चे को लेके आई थी हमारे पास। 2 साल वो ऑलरेडी कहीं जा रही थी, कुछ नहीं हुआ, लेके आई। उनसे हमने पूछा कि आपको कुछ बताया गया था? नहीं, उन लोग कहते थे कि नहीं, सिर्फ आप लेके आइए, स्पीच कराएंगे, ऑक्यूपेशनल कराएंगे, ठीक होगा। और 2 साल से कुछ नहीं हो रहा था। हमने उनको प्रोसीजर सारा कुछ समझाया, हर सैटरडे में ट्रेन किया उनको, और ट्रेन करने के बाद अभी ये 2-2.5 महीने में, क्योंकि उन लोग गैप भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर भी इस 2-2.5 महीने में बच्चे में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये बस उनको समझा दिया गया और उनने आराम से समझ के वो स्ट्रेस एंग्जाइटी, इनिशियली वो इमोशनल थी, रोती थी, परेशान थी, अब वो ठीक हैं काफ़ी हद तक, अब वो नॉर्मल बिहेव कर रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम पेरेंट्स को हम देखते हैं कि जब वो आते हैं 7-8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल गंवा के हमारे पास, फर्स्ट वीक में अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है बच्चा, उसका असेसमेंट का सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है, पेरेंट्स को ट्रेनिंग की जाती है, उनको दी जाती है ट्रेनिंग प्रैक्टिकल। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर वही एक्सपेरिमेंटल पेरेंट्स, हम कहते हैं कि आप सीखिए, समझिए, प्रॉपर गाइडेंस में काम कीजिए। तो कुछ क्या होता है कि किसी किसी को होता है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमको अपने इस बात का ये है, हम कुछ कुछ नोट करके और उसी हिसाब से, वो चीटिंग वाली बात है। कुछ 2-4-10 नोट्स बना के और आप चाहते हैं कि उसी पे ये करेंगे, तो आप अपने बच्चे की लाइफ को सीधे सीधे अंधेरे में, वो डार्क में लेके जा रहे हैं। इसलिए कि आप वो तो 1 सप्ताह का प्रोटोकॉल था, आपको बताया गया 10-15 दिन तक एप्लीकेबल होगा, 10-15 दिन के बाद हो सकता है वो वैलिड ना हो सकता है आपके बच्चे को अब उसकी नीड नहीं है, हो सकता है आप रिपीटिटिवली वही एक्टिविटी करें तो बच्चे में जो इश्यूज कम होने चाहिए थे वो बढ़ गए। तो सेंसरी ओवरलोड एक टर्म यूज करते हैं, वही तो होता है। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल पेरेंट्स का ये होता है। अब ये बातें हमने क्यों कही, बहुत सारे लोग इधर लास्ट मंथ में, लास्ट वीक तक में आए, जो कि कॉपी पेन लेके एक एक बात जो बोला गया वो सबको नोट डाउन करते हैं। उनको ये लगता है कि अब इसी कॉपी से नोट्स पढ़ के और हम अपना यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। उसके लिए काफ़ी चीज़ें, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और जिन जिन लोगों को ये कहा जा रहा है वो सब आप समझ रहे होंगे। इसलिए कहते हैं आपको ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रॉपर उसको थेरेपी के लिए लेके जाएँ। अब कोई टीचर, एक महिला झारखंड या कहीं से आई थी, वो टीचर है क्या है, उनने अपना प्रॉपर एक कॉपी लेके नोट्स बनाया और 1 सप्ताह में क्या क्या लिखा, और वो सिर्फ उस आधार पे उनको ये लगता है कि वो ठीक कर लें, तो ये भ्रम है। इस तरह से एक बच्चे को लेके आया था लोग आज से 3-4 महीने या 5 महीने पहले हमारे पास, और उन लोग क्या है कि 2-3 साल से एम्स दिल्ली विजिट कर रहा है, और महीना में 1 दिन जाता है और नोट्स छाप के लेके चला आता है, और 2-3 साल से वहीं का वहीं है बच्चा, और 2-3 साल या 10-15 साल बाद भी वहीं का वहीं रहेगा बच्चा, क्योंकि उन लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहता, और उन लोग को ये भ्रम है कि नहीं हम लोग बहुत जानते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंटल पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। उन लोग को ये लगता है कि नहीं हमने ये आर्टिकल पढ़ा, हमने वो वीडियो देखा, तो हम बहुत जानते हैं। इस तरह की मेंटालिटी बच्चों को में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो रिक्वेस्ट है सारे पेरेंट्स से कि अगर इस तरह की मेंटालिटी, आपने एक आवरण अपने आसपास में बना लिया, बुलबुला बना लिया कि नहीं इसी बबल में हम हैं और सेफ हैं और जो हम सोच रहे हैं उससे अलग है दुनिया,
और बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज किया जाता है। इसी कड़ी में एक बंगाल से महिला आई थी, हमने बताया था जीडीडी का केस था, वो पूरा बच्चा ऐसा झुका हुआ, 1 सप्ताह के लिए वो आई, 1 सप्ताह में जो उनको कुछ बताया गया, 1.5-2 साल से वो वीडियो देख के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थे। 1 सप्ताह में जो चीज़ें बच्चे पे की गई उनको बताई गई बातें, फिर कहा गया कि आपको अब सेशन कंटिन्यू करना चाहिए, फिजिकली एक तो लेके आना चाहिए पटना, बंगाल से आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी ऑनलाइन के थ्रू या फिर जैसे भी, या फिर अपने आसपास में फिजिकल सेंटर्स में जाएं, अपडेट प्रॉपर देते रहें। अपडेट उनका नहीं है, हमारे पास उतना समय नहीं है कि एक लोगों को ये करें, उस बच्चे को ज़्यादा समय मैंने दिया इसलिए ध्यान में है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंटल पेरेंट्स अपने बच्चे की लाइफ ख़राब कर रहे हैं, और 4-5 साल बाद फिर हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तब खर्च भी करना चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ऐसा अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट किया है जो कि फेल ही होने वाला है, तो समय रहते संभले, अपने आसपास कोई बेहतर थेरेपी सेंटर ढूंढें, वहाँ लेके जाएं। आप भी काम करते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें, लेकिन वहाँ भी लेके जाएं। तीसरा और सबसे ज़रूरी, ये लास्ट स्टेप है, और इस बात को समझने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम पेरेंट्स को देखते हैं हम कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि वो पैसा खर्च कर लेते हैं, पैसा खर्च करके वो कर सकते हैं, वो बच्चे की थेरेपी अफोर्ड कर पा रहे हैं, उसके लिए मनमानी पैसा खर्च कर रहे हैं, वो यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। लेकिन हम कहते हैं कि इन्वेस्ट इन योर किड्स एक करके हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की बात की थी हमने। पैसा इन्वेस्ट करना वो एक बात है, लेकिन टाइम भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आप कितने भी महंगे स्कूल में ले जाके बच्चे को ये कर दें, कितना भी व्यवस्था वहाँ, कितने भी ये हो, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना भी तगड़ा हो, अगर आप घर पे अपने बच्चे को मॉनिटर नहीं करते हैं कि क्या कैसे वो करता है, कैसे वो जा रहा है नहीं जा रहा, बच्चा आपसे एक्सप्रेस करेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। अब जब वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो जब एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो एक समय के बाद देखेंगे कि वो एक मशीन सा बन गया है, रोबोट सा बन गया है, वो आदमी नहीं बन रहा, इंसान नहीं बन रहा। एज बढ़ रही, लेकिन उसकी समझदारी, दुनियादारी और दुनिया से डील करने का तरीका नहीं हो रहा। और वो हो सकता है कि रिजल्ट में कभी कभार आपको अच्छा नंबर ले आकर दे दे कि बड़े स्कूल में आप पढ़ा रहे थे, बड़ा ट्यूशन टीचर और कोचिंग लगा दिए थे, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी नहीं, क्योंकि कभी भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, इमोशनल बॉन्डिंग लोगों से नहीं बना पाएगा, वो मुखर नहीं होगा, एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा। आजकल मैक्सिमम बच्चों को हम देख रहे हैं जो कि जितने भी इंग्लिश मीडियम, प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हम कभी उसको ये नहीं करेंगे, लेकिन इन सब में सिर्फ वो पढ़ाई के बाहर बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, वो 55 नहीं जानते, 55 कहते हैं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब अपने आसपास में वो सरवाइव ना कर सके, और फिर वही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके अपना कुछ कॉरपोरेट का मजदूरी करे। तो वो तो, लेकिन कभी प्रेशर, कोविड जैसा सिचुएशन, या फिर नेपाल में जिस तरह का अभी ये हुआ, इस तरह की सिचुएशन में कैसे हैंडल कर पाएगा वो। तो इन बातों को समझें, पढ़ाई के मामले में भी, थेरेपी के लिए भी हम वही कह रहे थे कि बच्चे को जब आप डील करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि लैग कहाँ पे हो रहा है। थेरेपी सेंटर वाला, उसको नहीं पता लैग कहाँ है, वो फोर्सफुली जो एक्टिविटी उसने दी, उसने कराना है तो कराना है, फोर्स करेगा कि ये तुमको करना है, और बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो फोर्स करेगा। कई सारे लोग कंप्लेन करते हैं, अभी शाहजहांपुर यूपी में है, वहाँ से एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स जुड़े लास्ट ईयर हमारे साथ में, और बच्चे में काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया, वो बच्चा 90-95% तक इम्प्रूव हो गया। कुछ बिहेवियरल इशूज उसमें हैं, अभी भी उसकी थेरेपी चल रही है। तो उनके थ्रू कुछ लोग जो उनसे संपर्क किए कि आपका बच्चा तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, हम लोग कहाँ जाएं, तो हमारा सेंटर का वो रेकमेंड किया उनने। 2 लोग जुड़े हमारे साथ में, उसमें से वो कहीं सेंटर जा रहे थे, थेरेपी सेंटर, वहाँ पे कोई नॉन टेक लोगों का सेंटर है, वो कोई भी पता नहीं स्पीच वगैरह का ये है, लेकिन उन लोग और कुछ वीडियोज़ दिखाए कि मतलब कि ऐसा कि वो जान मार दे, ऐसा ये कर रहा है, नहीं तो बच्चे के बॉडी डैमेज कर ही दे, कहीं ना कहीं उसको बच्चे में माइनर फ्रैक्चर कर सकता है, कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेन कर सकता है। इस तरह की विगरस एक्टिविटीज उन लोग करा रहे हैं। उसके बाद पेरेंट्स से बात करने में पता चला कि मारता बहुत है लोग बच्चों को। तो फिर ये सिचुएशन हो जाएगी, अगर आपको नहीं पता होगा कि सही थेरेपी का मतलब मारना नहीं होता है, फोर्सफुली ज़बरदस्ती उन चीज़ों को उनमें बच्चे में इम्प्लीमेंट कराना नहीं होता है, बच्चे को साइकोलॉजिकली डील करना होता है, फिजिकली टॉर्चर नहीं करना होता है। तो इसलिए पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होंगे,
उनको पता होगा कि हमारे बच्चे की कंडीशन क्या है, डेली हमारे रूटीन में क्या क्या चीज़ें कैसे चल रही, तो बेहतर आप जब समझेंगे तो बेहतर डील कर पाएंगे और सामने वाले से सवाल कर पाएंगे तुमने ऐसा क्यों किया। और ये अगर आप नहीं जानते हैं तो गब्बर इज बैक जो फिल्म में दिखाया कि हॉस्पिटल्स में कैसे पेशेंट मर भी गया फिर उसको 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा रखता है और उसका बिल बनाता है इलाज के नाम पे नाटक करके। मैक्सिमम इस फील्ड में भी उसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। हाँ, इमरजेंसी केस नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन आपके साइकोलॉजी से खेला जा रहा है कि इसमें तो सालों साल लगता है जी, और आपके बच्चे को तो ये है, आपके बच्चे को तो वो है, ऐसा है वैसा है करके, मैक्सिमम तो सीवियर ऑटिज्म है तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा करके करते रहेगा, और आप इसी भ्रम में फंसे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे सिर्फ होपलेस होने के अलावा। और ये वो जो शाहजहाँपुर की एक लेडी हैं, सिंगल मदर हैं, उनने बताया कि 2 साल 2.5 साल से जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, और उन लोग से पूछो तो कहता है लोग कि ये तो 7 साल से आ रहे हैं, ये तो 5 साल से आ रहे हैं, तो बोले कि और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। तो इस तरह के बेवकूफ़ों से कहेंगे सीधा कि बचें, और कब बचेंगे जब आपको पता होगा ना कि क्या कैसे करने का है। तो बस इतना आप समझ लीजिए, 3 स्टेप में जो हमने बातें बताई इतना काफ़ी है। आप देश दुनिया जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी भाषा आपको समझ आ रही है, तो एक बात आपको समझा दें कि आपके बच्चे को डील करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे आपके साथ वो रह रहा है, तो आप उसको उसके रग रग से वाकिफ़ होना बोलते हैं ना, है। अब उसी को टेक्निकली नीड बेस्ड थेरेपी कैसे इम्प्लीमेंट करके मैनेज करना है वो बेहतर तरीके से हम सिखा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को आराम से डील कर सकते हैं और पहले महीने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी होती है। अब अगर आपको हमारे साथ कंसल्ट करना है तो यहाँ पे मैनेजमेंट का नंबर दिया है, आप उनसे कॉल मैसेज जैसे भी बात कर सकते हैं, कर लीजिए, अपना एक अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए और मेरे साथ बच्चे का कंसल्टेशन होता है। उसके बाद से उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले महीने से ही आप अपने बच्चे को इम्प्रूव होता देखेंगे। धन्यवाद।